हाँ, ओके ओके, ठीक ठीक है मैम, ओके। इसका प्रिंट देखिए, एक कितने पेज का बना? कुछ नहीं, सारा फैला पड़ा है, मैं खुद ही बोल रही हूँ सारा मैटर उनको भी दे दीजिए ऐसे। वो बोला जाए तो खाना बोल दूंगी, कुछ तो पता नहीं। अच्छा खाना कोई भी करवाएंगे वो तो अपना। नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ मैं नहीं मांगूंगा। तो ब्राइट तो येलो कैसे होगा? इनका सही है सेटिंग? उस पे चला रही हैं कहीं पे? मैंने तो सही नहीं आता है। खराब ये तो ये ऑफिस से सिलेक्शन के आ रहे हैं। सही करेगा मतलब वो सही कर आई कैमरा तो सही है मैम, इनकी डिस्प्ले को आइकन कंफर्ट पे डाल रखा है। अब सही हो गया, अब अच्छा लग रहा है। आई कंफर्ट मतलब आंखों को दुख ना मिले। शॉर्ट नोटिस पे है, कल बोला है और मैं तो बनी नहीं पाया। बस हो गया। तो सीधा कैसे करूँ? कोई इसका कोड तो देते हैं जैसे रेकमेंड करते हैं ना, ऐसे दे दो। हाँ बस खूब दिख रहे हो आप मेरे को अच्छे से, सही है। सबको दिख रहे हो आप। हाँ नहीं, कल करा देना, परसों करा देना। जुड़े ही हैं, तो 3 जुड़े। हाँ ओके। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, बस बढ़िया। अभी देखता हूँ मैं, कॉलेज आ गया, एक वेबिनार था वो करवा दूँ फिर भेजता हूँ। एक वेबिनार है अभी, वो करवा दूँ फिर आपको भी बताता हूँ क्या था, है ना? ओके 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 ओके, ठीक। 3 दिन ज्वाइन किया क्या अभी? नहीं, कर दें ठीक शुरू है। फिर? बस स्टार्ट करो अब आप। नमस्कार। आज की वेबिनार बाबा गंगादास राजकीय में मैडम का स्वागत करती हूँ। स्टाफ के सभी सदस्यों का स्वागत है और और वेबिनार में जुड़ने वाले छात्राओं हार्दिक अभिनंदन। आज जिस वेबिनार का विषय है हमारा जैविक खेती, जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस विषय को चुनने का बहुत आज के वातावरण को देखते हुए समझिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत के कृषि बहुल्यता को देखते हुए बहुत पहले हरित क्रांति के समय हमने रासायनिक खेती शुरू की थी और उसका तत्काल परिणाम तो ये रहा कि हमारे यहाँ कृषि उपज बहुत बढ़ गई, लेकिन धीरे रासायनिक चीजों के उपयोग से, जिसमें खाद भी है, कीटनाशक भी है, दवाइयाँ भी छिड़काव
के प्रयोग धीरे धीरे हमारे यहाँ की धरती बंजर होती चली गई। धरती के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा है। ये ये दोनों परिणामों को देखते हुए अब आवश्यकता है जैविक खेती और इसके इसके विषय में कि हमें जैविक खेती क्यों करनी चाहिए, जैविक खेती क्या होती है और इसका क्या लाभ है हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए। और स्वास्थ्य में भी शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य हमारे खान पान को निर्भर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम सबके मनों में उठते रहते हैं। हम इन सारे सवालों को ढूंढने के लिए आज हमारी डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल हम उनकी तरफ जाते हैं और उनसे इन सारे सवालों के क्या उत्तर हो सकते हैं, हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो कैसे शांत हो सकती हैं और क्यों हम जैविक खेती करें और रासायनिक खेती को धीरे धीरे हम अपने जीवन से बाहर करते जाएं। इन सारे प्रश्नों की तलाश में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पुष्पा। आप छात्राओं हमारे दूसरे प्रतिभागी इस वेबिनार में उपस्थित हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आए। डॉक्टर पुष्पा। थैंक यू रेखा मैडम। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। इस वेबिनार में जुड़ने वाले सभी साथियों एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज जैसा कि रेखा मैडम ने बताया आपको कि आज के वेबिनार का टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया तभी होगी जब हम सब शुद्ध भोजन खाएंगे और शुद्ध वातावरण में सांस लेंगे। और जो ऑर्गेनिक फूड है ये बहुत ही फैसिनेटिंग शब्द है। इस शब्द को सुन के हमें बहुत अच्छा सा लगता है कि जब भी हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा पौष्टिक खा रहे हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक फूड है ये आता कहाँ से? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से आता है। हम सब ने ये नाम बहुत सुना है, लेकिन इसके एक्चुअल में ये है क्या, इसके बारे में हम आज समझेंगे। तो जैसा मैडम ने भी बताया कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारे देश में जो कृषि है ये केवल खेती करना नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला भी है। कृषि ही है जिस पे पूरा देश जो है वो आश्रित होता है, क्योंकि भूख तो कृषि के माध्यम से ही मिटती है। जो हम अलग अलग तरह के पकवान खाते हैं वो भी कृषि की ही देन है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, पहले तो हम इसका मतलब समझेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो एक विधि है खेती करने की, कृषि करने की, जिसमें कि केमिकल्स का यूज जो है वो बिल्कुल कम है या है ही नहीं। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं जो कि इनको यूज में नहीं लिया जाता, जिससे कि अगर हम ये यूज करते हैं तो जो सॉइल है वो हमारी बीमार हो जाती है, इसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसे मेथड्स यूज किए जाते हैं जिसमें कि जो सॉइल है, जो हमारी लैंड है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन्ड रहे। और जो इसमें जो डिजीज, सबसे पहले बात तो फर्टिलिटी की बात है। तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अलग अलग मेथड से, जैसे उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो यहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। जैसे हम वेस्ट जो है एनिमल और प्लांट वेस्ट, इससे हम खाद बना के यूज करते हैं, जिसे हम ग्रीन मैन्योर भी कह सकते हैं, बायो कंपोस्ट भी कह सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल होता है। और डिजीजेस, पेस्ट, वीड्स, इनके कंट्रोल के लिए जो हम वहाँ पे केमिकल्स यूज किया करते हैं, यहाँ पे हम उसके लिए नेचुरल बायोलॉजिकल मेथड्स यूज करते हैं, क्रॉप रोटेशन मेथड यूज करते हैं। तो ये सब मेथड्स यूज करने से जो सॉइल है जो कि केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से बहुत पॉइजनस हो गई है, जैसा मैडम ने बताया बंजर हो चुकी है, तो वो फर्टिलिटी वापस से आ जाती है। और जो हमारी क्रॉप जो यहाँ पे जो लगती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो बिल्कुल स्वस्थ होती है हमारी हेल्थ के लिए भी और एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए भी। पॉल्यूशन इसमें बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। जब हम केमिकल्स यूज करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये जो पॉल्यूशन है ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये आगे डिटेल में हम इसके बेनिफिट्स में समझेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हो गई जहाँ पे हमने केमिकल्स का यूज बिल्कुल बंद कर दिया। अब इसमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात तो जब
पहले तो संपूर्ण विश्व में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है, और इसकी भोजन की आपूर्ति के लिए जो खाद्य उत्पादन है, इसकी होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये केमिकल्स यूज किए गए, पेस्टिसाइड्स यूज किए गए ताकि बीमारियों से बच सके, इंसेक्ट्स का जो अटैक होता है उससे बच सके। तो ये सब करने से जो सॉइल है वो फर्टिलिटी भी खत्म हुई और पॉल्यूशन भी उससे बढ़ा। तो अगर हम इसको इंडिया के उसमें देखें, रेफरेंस में देखें, तो आज़ादी के बाद जो कृषि की जो स्थिति थी हमारे इंडिया में, वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि हम कन्वेंशनल मेथड्स ही यूज़ कर रहे थे, उसमें हमारे जो अनाज के स्टोर्स हैं उनमें कमी आती गई क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही थी। तो उस टाइम पे 60 के दशक में अनाज की पूर्ति के लिए बाहर से अनाज इंपोर्ट करना पड़ा। तो उस वजह से 1960s में स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में लाया। इसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से नए नए संसाधन, नई नई मशीनें, नए नए रिसोर्सेज, नए नए टेक्निक्स के साथ साथ ये जो केमिकल यूज है ये भी आ गया हिंदुस्तान में। और इसकी वजह से जो अनाज की जो समस्या है ये तो कम हुई, इससे तो हिंदुस्तान बाहर निकल गया और स्वावलंबी बन गया क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो दुगना हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो चीज़ वरदान होती है वो अभिशाप भी होती है, साइंस को भी हम यही कहते हैं, ये भी साइंस ही है। तो इसमें इसके एक्सेसिव यूज से जो भूमि है वो विषाक्त होने लगी, पॉइजनस होने लगी, पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। जब पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा तो हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल था वो भी नीचे चलता गया। पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से जो हमारे स्पेशल जो कीटनाशक हैं वो इससे पेस्टिसाइड से जो हमारे बेनिफिशियल जो जीवाणु थे मिट्टी में वो भी नष्ट होने लगे और हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी कुप्रभावित होने लगा। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़ के सब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अब बढ़ रहे हैं, अपना रहे हैं इसको। तो अगर हम अपना इतिहास देखें तो इतिहास में भी जो मेन मेथड, जो प्राचीन काल में जो मेथड यूज किए जाते थे इसके खेती के, वो सब ऑर्गेनिक ही थे। यहाँ पे कोई केमिकल्स का यूज नहीं होता था। सभी वेस्ट जो है एनिमल और प्लांट के जो वेस्ट हैं उन्हीं से ही खाद बना के और खेतों में डाली जाती थी। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि कमी की वजह से ये हम इस तरफ आए। तो अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और जो पिछली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो पहले हम किया करते थे, इसमें केवल इतना फर्क है कि अब उसमें साइंटिफिक अप्रोच भी आ गई है। पहले जो किसान है वो अपने ढंग से कन्वेंशनल मेथड से ये किया करते थे, अब जो है उसमें साइंटिफिक अप्रोच भी आ गई। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स समझते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो सॉइल है उसके अंदर फर्टिलिटी सॉइल की किसकी वजह से है, वो है वहाँ पे जो है जीवाणु, वो जीवाणु जो हैं उनकी वजह से ही सॉइल फर्टिलिटी होती है। क्योंकि जो सॉइल में जो जीवाणु प्रेजेंट है वो जितना भी वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोजिशन से जो वहाँ पे लॉकडाउन जो वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं फिर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स हैं तो केमिकल्स की वजह से वो पॉइजनस होता है, तो वो उन जीवाणु को खत्म कर देता है। खत्म करने की वजह से जो जीवाणु जो है वो नहीं है, तो वो जो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है और डिकम्पोजिशन नहीं होने की वजह से जो सॉल्युबल जो मिनरल्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट्स को नहीं मिल पाते। तो ये कारण है कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो केमिकल्स के यूज से ये होता है। तो जब हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो हमने केमिकल्स को अवॉइड कर दिया, तो हमारे जो जीवाणु हैं वो वहीं पे हैं, जीवित हैं और वो इजीली अवेलेबल कर देते हैं इन सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के लिए। तो ये समस्या यहाँ पे खत्म हो जाती है।
जाती है। और उसके अलावा जो वाटर पॉल्यूशन है उसकी समस्या भी यहाँ पे खत्म हुई है, सॉइल पॉल्यूशन की भी समस्या खत्म हुई है। तो ये तो पहला बेनिफिट है जो कि इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट, इसका बहुत इम्पोर्टेंट एक बेनिफिट है। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जितना हमारा वेस्ट, प्लांट का वेस्ट, क्योंकि हमें पता है जब हम अनाज उगाते हैं तो जो उसका एडिबल पार्ट है वो तो केवल वो सीड वाला पार्ट है या लीफ वाला पार्ट है, बाकी का जो मेन जो प्लांट पार्ट है वो हमारा वेस्ट है। तो जैसे दिल्ली साइड में भी हम देखते हैं जब ये क्रॉप के पराली जो है इसके जलाने से कितना पॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसके डिस्पोजल का कोई ढंग नहीं है फार्मर्स के पास। तो वहाँ पे इस वेस्ट को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट, एनिमल वेस्ट है जैसे काऊ डंग है या दूसरे एनिमल्स के जो वेस्ट है, इसको भी हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत सी बीमारियां हैं वो यहाँ पे आने से रुक जाती, क्योंकि गंदगी होगी तो उस पे मक्खियाँ आएंगी, मच्छर आएंगे और वो बीमारी का कारण बनेंगे। तो जो वेस्ट है उसको हम बहुत अच्छी डायरेक्शन में यहाँ यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो वाटर कंजप्शन है, पानी का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम हो जाता है। इसमें हमें केमिकल जब हम यूज करते हैं तो पानी का कंजप्शन ज्यादा चाहिए, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज के द्वारा जब हम खेती करते हैं तो यहाँ पे वाटर का कंजप्शन जो है वो कम हो जाता है। तो वाटर टेबल जो है वो हमारा लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये ज्यादा होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोडक्शन ज्यादा कैसे होगा, क्योंकि हमने केमिकल फार्मिंग जब शुरू की तो इसीलिए की कि वहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट मैं आगे आपको बताऊंगी कि प्रोडक्शन इसमें ज्यादा कैसे होता है। इसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जब हम केमिकल्स का यूज, जो केमिकल्स हैं वो हमें मार्केट से खरीदने हैं, फंजीसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब के सब केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं हमें मार्केट से खरीदने, और इन सब में हमें बहुत सा, फार्मर्स को बहुत सा पैसा लगाना पड़ता है। और जब हम केमिकल फार्मिंग की तरफ चलते हैं तो ये जो हमारा खर्चा है, जो फार्मर्स का खर्चा है, ये बच जाता है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब ये तो कुछ बेनिफिट्स थे इसके, और प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा होता है वो मैं आगे आपको बता दूंगी। अब इसमें खेती करने के लिए अब हमें ये समझना है कि खेती करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। खेती करने के लिए हमें सबसे पहले सॉइल को मेंटेन रखना है, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल हमारी, जमीन हमारी उपजाऊ होनी चाहिए। और जब हम केमिकल्स यूज करते हैं तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। उन केमिकल फर्टिलाइजर्स में वो सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट को चाहिए। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स, साइंस वाले बच्चे सब समझते हैं, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब चीजें उसमें हमें चाहिए। दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में चाहिए, कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो केमिकल फार्मिंग के टाइम पे हम उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर से, मतलब हमने रेडीमेड लिया, सिंथेटिक लिया और मिट्टी में मिला दिया तो हमारी मिट्टी उपजाऊ हो गई। लेकिन इससे कितना नुकसान हुआ ये हमने अभी पहले समझ लिया। तो इससे जो सबसे पहली चीज हो गई कि सॉइल कैसे फर्टाइल होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा। तो हमने यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स को हटा दिया। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो मैंने आपको बताया एनिमल और प्लांट वेस्ट, उसके अंदर वो सब केमिकल्स, वो सब न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हम यहाँ पे सॉइल में उसको मिला सकते हैं। अब इसको मिलाने के लिए, क्योंकि वो सब सॉल्युबल फॉर्म में नहीं है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है, तो हम सॉइल की फर्टिलिटी के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे इन सबको तो हमने खाद में कन्वर्ट किया। खाद का कन्वर्ट करने का मतलब यही होता है कि उसके ऊपर डिकम्पोजर्स का हमने डिकम्पोजर्स हो गए जो माइक्रोब्स हैं,
माइक्रोब्स हमने उसमें उनका एक्शन करवाया हमने, वो मिट्टी में माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। तो जब हमने पहले जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे तो हम क्या करते थे, उसको मिट्टी में मिला देते थे या हम उसे किसी भी पिट में डाल दिया और वहाँ हमने उसको डिकम्पोज करने के लिए रख दिया। अब क्योंकि हम यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इन डिकम्पोजर्स को मार्केट से ले आते हैं या हम इनको एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से खरीद सकते हैं। अमेजोन में भी ये प्रेजेंट है, ये बॉटल्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो हम इन जो भी हमारा वेस्ट है इसमें इन डिकम्पोजर्स को मिला देते हैं और डिकम्पोजर्स को मिलाने से ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है बहुत जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है और माइक्रोब्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होने की वजह से जब हम इसको फिर सॉइल में डालते हैं तो वो सभी माइक्रोब्स, वो सभी सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सॉइल में घुल जाते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी हम इस ढंग से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जो भी कोई स्टार्ट करेगा उसको पहले पूरा इसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। ये एक बेसिक चीज़ है कि हमें सबसे पहले जो चलना है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद आ गया कि जब हम सीड्स डालते हैं तो जो सीड्स हैं वो उनमें हो सकता है कि सीड हमारे डिजीज्ड हो तो वो तो डिजीज लाएंगे ही, या सीड हेल्दी नहीं हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो सेकंड स्टेप आता है मेन, वो आता है जो हम सीड का सिलेक्शन करें, जो हम यहाँ बीज लें, उस बीज में ऐसा कुछ भी वो नहीं हो, इशू नहीं हो कि वहाँ पे कोई डिजीज आ सके, जैसे सीड बोर्न डिजीजेस भी होती है। तो हमें यहाँ पे जो सिलेक्शन करना है सीड का वो बहुत ध्यान से करना है। हम सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब हम केमिकल फार्मिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम सीड का ट्रीटमेंट केमिकल से करते हैं। यहाँ पे हमें सीड का ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम गोमूत्र में इसको हम कर सकते हैं, या फिर हम इसमें हमारे कई फंजाई है, ट्राइकोडर्मा का पाउडर अवेलेबल है, हम उसमें कर सकते हैं। या जो प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, इन प्लांट्स के लीफ को के एक्सट्रैक्ट को भी हम यहाँ पे सीड्स के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं और फिर उनको हम यहाँ पे उगा सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, अगर वहाँ पे कोई सीड बोर्न डिजीज है वो तो खत्म होगी और वो प्रमोटर की तरह भी काम करेगा, सीड जर्मिनेशन में भी बहुत अच्छे से वो काम करेगा। तो वो उसको हेल्प करेगा सीड जर्मिनेशन में। अब जब सीड जर्मिनेट हो गया तो अब उसकी ग्रोथ के लिए चीज़ें चाहिए, तो ग्रोथ की चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम वही स्प्रे करते हैं केमिकल्स का। तो यहाँ पे एक जीवामृत जो है वो बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसको जीवामृत भी इसीलिए कहा है क्योंकि वो जीवन देता है इस फसल को। जीवामृत में मेन हमारा जो काऊ डंग है, गोबर की जो गोबर है वो, इसके अलावा गोमूत्र, गुड़ बहुत पुराना सा गुड़ हमें लेना है, दाल का या किसी भी बेसन हम इसमें ले सकते हैं, बहुत कम अमाउंट में हमें ये लेना है और पानी में इसको घोल के, और साथ में हमें इसमें ऐसी जगह से मिट्टी लाके डालनी है, कुछ एक जैसे 20 लीटर अगर हमने गोमूत्र लिया तो उसमें 1 किलो हमें मिट्टी ऐसी डालनी है जहाँ पे कि जीवाणु जो है उस मिट्टी का बहुत अच्छा हो, उसमें जीवाणु हो। तो यहाँ ऐसा क्या होगा, इसको हमने कुछ दिन के लिए रख दिया तो इसमें सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितना भी हमने डाला है मिट्टी के द्वारा वो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका स्प्रे हम सब जगह अगर क्रॉप पे करेंगे 15-15 दिन में, जब हमारा सीड जर्मिनेट हो गया, उसको हम पहले भी अप्लाई कर सकते हैं उगाने से पहले भी, लेकिन बाद में अगर हम इसको 15 दिन में अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा जो क्रॉप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारी जो सॉइल है उसमें भी जो हमने उसको नुकसान पहुंचा दिया केमिकल से वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्वस्थ होने लगेगी। उसके बाद जब जैसे जैसे प्लांट ग्रो हुआ तो वहाँ पे वीड्स की समस्या उत्पन्न हो गई। जब वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार जो कि अनवांटेड प्लांट्स हैं, जंगली जो वहाँ पे पौधे लग जाते हैं। हमने तो क्रॉप अपनी उगाई किसके लिए, अपनी जो अनाज हमें चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ वो जो पौधे वहाँ पे लग जाते हैं तो वो जो पौधे हैं वो जो नुकसान पहुँचाते हैं, वो क्या नुकसान पहुँचाते हैं, वो हमारे अनाज को, हमारी क्रॉप को, मेन क्रॉप को उगने नहीं देते, साथ में वो बीमारियाँ भी लाते हैं। उनके ऊपर तो कोई नुकसान नहीं होता उन बीमारियों का, लेकिन हमारी जो मेन फसल है उस पे वो नुकसान कर देते हैं। तो इन वीड्स को वहाँ से कैसे हटाया जाए, जब केमिकल फार्मिंग होती है तो हम वीडीसाइड्स डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से मॉडल्स तैयार किए हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उन्होंने, जिसकी मदद से ये वीड्स जो हैं ये वहाँ पे नहीं हो पाते। ये जो वीडीसाइड्स के लिए
अलग अलग मॉडल्स जो हैं, जैसे मल्टी लेयर फॉर्मिंग है, इंटरक्रॉपिंग फॉर्मिंग है, मिक्स्ड फॉर्मिंग है, ये सब फॉर्मिंग्स जो हैं ये यूज़ की जाती हैं। तो ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं ये मल्टी फॉर्मिंग और मल्टी लेयर फॉर्मिंग, इसका भी मैं आपको आइडिया दूंगी। तो ये सब एक तो वीड्स के लिए। दूसरा, ये जो हम जितनी भी चीज़ें डाल रहे हैं इसमें उसके लिए, ग्रोथ के लिए, या वो सब चीज़ें भी यहाँ पे वीड्स को कंट्रोल करती हैं। अब इसके अलावा सॉइल क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए हम ग्रोथ प्रमोटर्स भी डालते हैं, केमिकल सिंथेटिक ग्रोथ प्रमोटर्स भी डालते हैं। तो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे साइंटिफिक ढंग से ग्रोथ प्रमोटर्स भी बना दिए, जो कि बायोलॉजिकली बने हैं। बायोलॉजिकली मतलब जैसे हमारा वीट है, गेहूं है, इस गेहूं को अगर सनलाइट, बहुत से मेथड से मैं आपको एक दो आइडिया दे रही हूँ कि गेहूं को अगर हम बिना सनलाइट के कुछ दिन के लिए उगा दे, बिना सॉइल में, आपको पता है जर्मिनेट हो जाते हैं, हम घर में भी स्प्राउट्स बनाते हैं, तो वो स्प्राउट्स हमने वहाँ पे उगा दिए। उगाने के बाद जब वो छोटे छोटे सीडलिंग्स ही हैं तो हम उसे डिकम्पोजर में डाल दें, वहाँ पे हम गोमूत्र ये सब डाल दें, तो क्या होगा, वो जो बनेगा वो ग्रोथ प्रमोटर होगा, वो डिजीजेस को भी कंट्रोल करेगा और प्लांट की ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। इसके अलावा लस्सी, जो पुरानी लस्सी है, देखिए ये सब वेस्ट आइटम्स हैं जो हमारे घर में अवेलेबल है। एक किसान इनको अपने घर से निकाल के यूज कर सकता है उसमें खेत में, ना कि बाजार से खरीदना है उसे कुछ भी। जो लस्सी है, अगर 6 महीने पुरानी लस्सी उसने रखी है तो वो लस्सी भी बहुत अच्छी काम में आती है। इसके अंदर वो अगर डिजीजेस कंट्रोल करनी है तो वो उसमें प्लांट के लीव्स डाल दे, उस लीव्स का एक्सट्रैक्ट डाल दे, या फिर जैसे आपकी अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, ये सब भी अगर उसमें वो डाल के उसका स्प्रे कर दे टाइम टू टाइम, तो ये बहुत सी डिजीजेस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक साइंटिफिक नॉलेज चाहिए कि हमें किस क्रॉप पे क्या चीज किस डिजीज के लिए कब डालनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीडीसाइड्स का जैसे मैंने आपको बताया, तो मल्टी लेयर, और वो मैं भी आगे बताती हूँ आपको कैसे उससे कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल, इंसेक्ट्स जो आ जाते हैं, और इन इंसेक्ट्स को भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्हीं मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब तो थे जो कि चाहिए। जैसे वीडीसाइड्स का मैंने आपको बताया, उसकी जगह भी हमारे पास मेथड्स हैं, पेस्ट कंट्रोल का भी मेथड है, तो ये सब मेथड हमारे पास है जिसकी वजह से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि 2 चीजें हैं, कि एक तो हम ऐसे केमिकल्स की जगह हम ऐसे घर में चीजें बना ले, लस्सी से बना ले, वेस्ट से, गोमूत्र से बना ले, डिकम्पोजर हम बाजार से लाके उसको घर में मल्टीप्लाई करके और इन सब चीजों में मिला दे। हम जो वेस्ट है उसको हमने सॉइल में मिला दिया, सॉइल में मिलाने के बाद अगर हमने डिकम्पोजर वहां पे डाल दिया, तो डिकम्पोजर जो है उसको 15 दिन में डिकम्पोज कर देगा, मतलब उसको गला देगा, मिट्टी में मिला देगा। और आप सब जानते हैं अगर वो मिट्टी में मिल गया, सॉल्युबल फॉर्म में मिल गया, तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनको वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, हमें यही तो चाहिए, वही तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स से डालते थे, तो हमारे प्लांट को वो सब मिल जाएगा। अब जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उन्होंने बहुत तरह के मॉडल्स बना दिए हैं। ये जो मॉडल्स हैं ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मॉडल्स कैसे हैं, जैसे मल्टी लेयर फार्मिंग मैंने आपको बताया, या मिक्स्ड फार्मिंग बताया, या मैंने आपको इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग बताया। तो सबसे पहले जैसे हम समझते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या किया जाता है कि 2-3 क्रॉप्स के, लेकिन ये क्रॉप्स कंपैटिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने अपनी इच्छा से कोई भी क्रॉप के सीड्स मिला दिए, उनको उगा दिया। उनका टाइमिंग सेम होना चाहिए, उनकी ग्रोथ, उनका जो सीजन है, ग्रोइंग सीजन, वो सेम होना चाहिए, वो एक दूसरे के कंपैटिबल होने चाहिए। तो ये हमें नॉलेज मिलेगी किसी एक्सपर्ट से। तो जब भी स्टार्ट करें किसी एक्सपर्ट से स्टार्ट करें। तो हमने क्या किया, मिक्स्ड क्रॉपिंग में हमने 2-3 तरह के सीड्स मिला दिए, मिला के उसको खेत में डाल दिया, तो हमें बीच बीच में सभी, तो इससे क्या होगा, एक तो जो डिजीज है, क्योंकि डिजीज हमेशा एक कॉमन एक प्लांट की स्पेसिफिक होती है, तो वो डिजीज कंट्रोल हो जाएगी वहाँ पे। दूसरा वहाँ पे वीड्स का भी कंट्रोल जो है वो हो जाएगा, और हमें मल्टीपल क्रॉपिंग मिल जाएगी, एक दूसरे को वो सपोर्ट करेंगी क्रॉप्स। तो ये तो हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग, और हमें एक साथ एक से ज्यादा क्रॉप्स मिल जाएंगी। अब जो सेकेंड मॉडल है वो है इंटरक्रॉपिंग। इसकी डिटेल बहुत
बहुत है, मैं बहुत सारा आपको बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये चीज बता रही हूँ, एक आइडिया आपको मैं दे रही हूँ। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, हम 8-9 क्रॉप्स को एक साथ उगा सकते हैं। 8-9 क्रॉप्स के लिए सबसे पहले जो बाहर का जोन जो बनाया जाता है उसको हम कहते हैं बफर जोन। बफर जोन में क्या, जैसे अगर आपके 2 या 5 एकड़ का अगर आपका लैंड है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपकी बाउंड्री है वहां पे हम ऊंचे ऊंचे प्लांट्स लगा देंगे, ऐसे प्लांट्स जो कि बेनिफिशियल भी हैं, ट्रीज हैं, ये एक बार लगाए बाद आपके कई सालों तक चलेंगे। तो ये सबसे हाइट वाले हम सबसे बाहर बाउंड्री पे लगा देंगे। लगाने के बाद उसके 10-10 फीट की डिस्टेंस पे लगाएंगे। उसके आगे 3-4 फीट के आगे हम एक और लाइन में हम दूसरे प्लांट्स लगाएंगे जिनकी की हाइट स्लाइटली कम होगी। इसमें हम फ्रूट्स लगा सकते हैं, अलग अलग फ्रूट्स लगा सकते हैं जो कि वहाँ की कंडीशंस में ग्रो हो सके। और ये हमेशा जिगजैग, जैसे 10 फीट का हमने बताया था, 10 फीट के डिस्टेंस पे, ये भी 10 फीट के डिस्टेंस पे होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में आ जाएगा वो। तो 5 फीट के गैप में तो वो एक जिगजैग वो बन जाएगा, तो ओवर क्राउडेड नहीं होंगे। उसके बाद फिर एक और लाइन, एक और लेयर में वो बन जाएंगे। तो ये 3 लेयर्स बन गई। उसमें और भी कम हाइट के हम प्लांट्स लगा देंगे जो कि यूजफुल प्लांट्स होंगे, जो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऐसे ही प्लांट्स हमें लगाने हैं और ये सालों साल वहाँ पे चलेंगे। तो ये तो हमारा हो गया बफर जोन। अब इस बफर जोन से क्या होगा कि जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी हम इसे कहते हैं, ये हमारी जो अंदर हम क्रॉप लगाएंगे मेन फील्ड में, इसको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। जब ये हो गया, उसके बाद एक गड्ढा खोद दिया जाता है। अब इस गड्ढे का क्या मतलब, 2 फीट का गड्ढा सब पूरे बाउंड्री में खोद दिया जाता है। इसमें एक तो पानी भर जाता है जो बह के आता है, दूसरा इसमें जितने लीव, जितना भी वेस्ट हमारा इन लीव से, क्योंकि हमने अगर इतने प्लांट्स लगाए हैं तो इन प्लांट्स का तो लीफ आएगा ही, वेस्ट आएगा ही। उन वेस्ट को हम वहीं की वहीं उस गड्ढे में डालते जाएं और साथ में पानी बह के तो वहीं आके इकट्ठा हो जाएगा। तो आपके खेत का पानी भी बहेगा नहीं, पानी भी वहीं रहेगा, और ये जो लीव्स है वो वहीं पे पड़े रहेंगे, तो वो वहाँ पे खाद बन जाएंगे। तो मेहनत भी कम हो गई, हमारा वेस्ट भी काम में आ गया, और जो पानी है, जो सॉइल, जो खेत का, वो भी बह के नहीं गया। और फिर अंदर हम उसको आपके खेत के हिसाब से उसको अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास बड़ा खेत है तो हम उसे 4 हिस्सों में बांट देंगे। एक में बाउंड्री पे भी हम फिर वही प्लांट्स लगा देंगे, फ्रूट के प्लांट्स लगा देंगे। तो इससे जो क्लाइमेटिक जोन वहाँ पे बनेगा वो बहुत ही फेवरेबल होगा बाकी क्रॉप के लिए, और हमें टाइम टू टाइम ये जो प्रोडक्ट्स है ये मिलते रहेंगे। तो हमने एक भागों में बांटा, एक में हमने क्रॉप लगा दी, अपना मेन जो फसल है वो लगा दी, दूसरे में हमने फ्रूट्स प्लांट लगा दिए, तीसरे में हमने वेजिटेबल्स लगा दी, और चौथे में हमने अपने रहने का घर बना लिया। वहाँ पे हमने गायें पाल ली, वहाँ पे हमने अपना पानी का सोर्स बना लिया। खाद बनाने के लिए हमने अलग अलग जो मशीनें चाहिए वो लगा ली, या हम कोई दवाइयाँ भी बनाना चाहते हैं, अगर हमने दवाइयों के पौधे लगाए हैं तो दवाइयाँ बनाना चाहते हैं तो हम वो भी वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि जैसे किसान जो है वो 6 महीने में एक फसल लगाता है, फिर 6 महीने बाद वो दूसरी फसल लगाता है। इसमें क्योंकि हमने अलग अलग वेजिटेबल्स भी लगा दी, हमने उसमें फ्रूट्स भी लगा दिए, फसल भी लगा दी, हम यहाँ खाद भी बना रहे हैं, और जो हमारा जो हमने गाय वगैरह जो पाली है उसका भी हमें एक तो दूध भी मिल रहा है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, साथ में उसका जो वेस्ट है वो हमारा खाद में काम आ रहा है। तो खाद से भी हम कमा सकते हैं, अगर हमारे पास वेस्ट ज़्यादा है तो हम खाद बना के भी बेच सकते हैं, और इसी खाद को हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पूरा साल एक कमाई का वो रहेगा, एक जो फार्मर है उसके पास एक सोर्स रहेगा कमाई का। तो जो मैंने आपको कहा था प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इसमें भी आप देखिए प्रोडक्शन हमें कभी ना कभी मिलता रहेगा, और जो कमाई है वो एक किसान को हमेशा मिलती रहेगी। अब सेकंड जो मॉडल है वो हम मल्टी लेयर मॉडल भी बना सकते हैं। मल्टी लेयर मॉडल हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, जहाँ हमने वेजिटेबल्स लगाई वहाँ पे हम मल्टी लेयरिंग फार्मिंग भी कर सकते हैं। अब मल्टी लेयर क्या हो गया, ये तो हो गया था इंटरक्रॉपिंग, हमने अलग अलग क्रॉप्स लगा दी। जब हमने अलग अलग, हाँ एक चीज और, इसमें हम एक ये भी काम कर सकते हैं, जो हमने फसल लगाई उसमें एक लाइन में हमने एक फसल लगाई, दूसरे लाइन में हमने दूसरी फसल लगाई, फिर वापस वही फसल लगा दी। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो एक फसल हमने एक के गैप में लगाई वो सपोज 1 साल में हमें मिलती है, दूसरी वाली हम कम टाइम वाली लगाएंगे, 3-4 महीने वाली लगाएंगे। जब हम 3-4 महीने वाली लगाएंगे तो क्या होगा, हमें खेत में जाना पड़ेगा, और हर एक खेत के हर पार्ट में जाना पड़ेगा उसको कलेक्ट करने के लिए। तो जो हमारे वीडी साइड्स वाली जो प्रॉब्लम जो है, जो वहाँ पे वीड्स जो उग जाते हैं, वो जब चलेंगे तो वो वीड्स की समस्या भी अपने आप दूर हो गई वहाँ पे।
और जो डिजीजेस हैं वो भी वहाँ पे नहीं आएंगी। अब मल्टी लेयर फार्मिंग अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि एक ही लैंड पे हम 4 तरह की क्रॉप एक साथ लगा सकते हैं। इससे पानी की बहुत अच्छी बचत होती है। एक ही जगह से हमें पूरा साल 4 तरह की क्रॉप्स मिल सकती हैं। अब कैसे, इसको शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे अगर हम देखें तो नीचे जमीन में हमने अंडरग्राउंड हमने क्या डाल दिया, जो जमीन वाली फसल है, जैसे हमने जिंजर डाल दिया, जिंजर मतलब अदरक डाल दिया, या हमने हल्दी डाल दी। हल्दी जो जून में लगती है वो हमने मार्च में डाल दी, अंदर डाल दी। उसके बाद हमने डाल दिया वहां पे छोटी पत्तियों वाले फसल। तो क्या होगा उससे, जो नीचे जमीन में जब तक वो पौधा आएगा तब उससे पहले वहां पे क्या आ जाएंगे, वीड्स आ जाएंगे, खरपतवार आ जाएगी और हमारी फसल को नष्ट कर देगी। उससे बचाने के लिए हमने ऊपर क्या डाल दिया, हमने डाल दिए लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स मेथी है, पालक है, बथुआ है, चौलाई है, ये हमने डाल दी। अब जब तक वो नीचे वाला पौधा निकलेगा उससे पहले हमारे ये पौधे निकल आएंगे। ये 15-20 दिन में हमारे निकल आते हैं और उसका सीजन आएगा जब प्लांट ग्रो करने का, तब तक हमने वीड्स की जो समस्या है वो दूर कर दी और हमें एक ही जगह पे हमने 2 क्रॉप्स उगा दी। अब इसके बाद जब हम ये मॉडल तैयार करते हैं तो बांस से इसको ढक भी देते हैं, एक शेल्टर बना देते हैं यहाँ पे बांस लगा के। तो वो जो शेल्टर बनेगा, वो शेल्टर इसको तेज धूप से बचाता है, इसको ओलों से बचाता है, इसको इंसेक्ट से बचाता है, जो बाहर से जो पेस्ट आते हैं उससे बचाता है। तो जो वहाँ पे खंबे लगे हैं, अब उस खंभों का भी हम यूज कर लेते हैं। वहाँ पे हम ऐसी बेलें लगा देते हैं, क्लाइंबर जैसे घिया है, तोरई है, ये सब हम बेलें वहाँ पे लगा सकते हैं। जब हम उनको वहाँ पे लगाते हैं तो हमारी तीसरी क्रॉप आ गई। और चौथी, हम बड़े ट्रीज लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, जो कि उस शेल्टर से ऊपर चले जाते हैं। तो ये 4 तरह की हमने एक साथ जब लगा दिए तो क्या हुआ, जब तक हल्दी या अदरक जमीन वाली निकलेगी उससे पहले हमारी ये एक फसल तैयार हो गई। अब इस फसल को हम निकाल लेंगे। निकालने से किसान का एक उस टाइम पे जब खाली थी और वो वीडीसाइड्स डाल रहा था, उस टाइम पे उसको एक फसल मिल गई। और ये जो फसल है ये वो बाजार में बेचेगा तो उसकी कमाई भी आएगी, और साथ में इस फसल को जब वो निकालेगा तो वो जड़ के साथ निकालेगा। तो जब जड़ के साथ निकालेगा तो टिलिंग अपने आप हो जाएगी खेत की। टिलिंग मतलब उसकी निराई गुड़ाई जो है वो अपने आप उस खेत की हो जाएगी। तो वो भी उसकी मेहनत बच गई। अब वो मेहनत बच गई, फिर तीसरी तरफ हमने क्या लगा रखा है, घिया, तोरई, वो भी कोई जगह नहीं ले, वो जो हमने शेल्टर बनाया था, जो बांस लगाए थे उन बांस पे आ गई वो, और चौथा आ गया वो। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग। इससे वीड्स की समस्या खत्म हो गई, डिजीजेस की समस्या खत्म हो गई। जो पानी हमने डाला वो पानी बह के नहीं गया, क्योंकि इन सब क्रॉप से क्या हुआ कि जो नीचे पानी जो है, सबसे पहले रूट्स का जो इसमें इस तरह से ये प्लान आउट है कि जो रूट्स हैं वो सबसे कम होती हैं लीफी वेजिटेबल्स की, वहां तक वो पानी पहुंचा, उन्होंने ले लिया। फिर उससे नीचे तक रूट्स गई हमारी बेलों की, फिर उससे नीचे हमारी रूट्स हैं, हमारी अंडरग्राउंड जो प्लांट्स हैं, और सबसे नीचे उन ट्रीज की। तो वो जो पानी जो नीचे बह के चला जाता है वो पानी पूरा का पूरा क्रॉप्स को मिल रहा है। एक ये सब की सब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही है, क्लाइमेटिक जोन भी बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, और डिजीजेस भी बच रही है, वीड्स की वो समस्या भी बच रही है। लेकिन ये जो प्लान आउट है ये पहले करना होगा कि कब किस सीजन में हमें कौन सा प्लांट लगाना है, और वो वहाँ पे एक दूसरे क्रॉप की ग्रोथ को तो नहीं इफेक्ट कर रही। तो ये सब ये एक कुछ मॉडल्स मैंने आपको बताए जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज हो सकते हैं। अब एक मैंने आपको प्रोडक्शन का बताया, तो अब आप ये कहेंगे कि प्रोडक्शन जो है वो कैसे बढ़ेगा। प्रोडक्शन इस तरह से बढ़ेगा, जब हम शुरुआत करेंगे तो उस टाइम पे बहुत सा केमिकल वहाँ पे है, तो केमिकल जो है वो इफेक्ट करेगा उसकी ग्रोथ को। ही आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम एलोपैथी जब मेडिसिन ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका बहुत इमीडिएट एक इफेक्ट आता है और हम ठीक हो जाते हैं, जैसा कि हमने अपने केमिकल फर्टिलाइजर से या केमिकल पेस्टिसाइड से किया। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, जिन्होंने हमारी जमीन को बंजर बना दिया, वहाँ के जीवाणुओं को खत्म कर दिया। जब हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपना स्टार्टअप किया तो उस टाइम पे क्या होगा वहाँ पे कि जो हमारी जमीन है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जाएगी। तो जैसे हम एलोपैथी से आयुर्वेद की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, हमें इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलेगा। हम सोचेंगे कि इससे कोई हमें फायदा नहीं मिल रहा, हमें तो एलोपैथी से ही फायदा था। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे तो आपके वो साइड इफेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, बॉडी इम्यून हो जाएगी, और उसके बाद हमारी बॉडी इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि हमें कोई भी डिजीज जो है वो
इफेक्ट नहीं कर पाएगी। यही यहाँ पे भी है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 2-3 साल लगते हैं उन केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो हमारा कॉस्ट कम हो जाती है, लागत कम लगती है और हमारी जो सॉइल है वो इतनी स्वस्थ हो जाती है कि हमें बहुत सा प्रोडक्शन देती है। साथ में मल्टी लेयरिंग और मल्टी क्रॉप जो मैंने आपको बताया, उससे एक ही लैंड पे हमें पूरे साल भर कुछ ना कुछ मिलता है और वो जो वहाँ पे वेस्ट जो बना इतना वो वहीं पे यूटिलाइज हो जाता है। वीड्स की भी समस्या खत्म हुई, वेस्ट की भी समस्या खत्म हुई, तो जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। इसको आप आयुर्वेदिक और एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल, अब लास्ट में है हम, जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी आता है कि हम पहचाने कैसे ऑर्गेनिक फूड को। हम ऑर्गेनिक फूड जो है इसकी डिमांड बहुत है। अब डिमांड है तो महंगी भी है। फार्मर का तो ज्यादा कुछ लग नहीं रहा, उसकी केवल मेहनत है, लेकिन डिमांड है तो वो महंगे हैं। अब हम ये सोचते हैं कि अगर हमने ये खरीदा, ऑर्गेनिक फूड के नाम से खरीदा, तो कहीं हम ज्यादा पैसा देके वही केमिकल वाला फूड तो नहीं खा रहे, क्योंकि हमें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो खरीदा और हमारी हेल्थ को कहीं इससे फायदा नहीं हो रहा। तो देखिए, ऑर्गेनिक फूड और जो हमारा दूसरा फूड है, इसको पहचान करना हालांकि बहुत मुश्किल है। दोनों दिखने में कोई ज्यादा इनमें फर्क नहीं होता है, रंग रूप और स्वाद में आसानी से हम इनमें फर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, जो हमारी ऑर्गेनिक फूड जो है ये ज्यादा दिखने में अच्छे नहीं होते, धब्बेदार हो सकते हैं ये, और जो केमिकल वाले हैं वो साफ सुथरे होंगे। अगर गोभी भी हम देखें, अगर वो बहुत सफेद है तो आप मान के चलिए वो केमिकल ट्रीटेड है। तो धब्बेदार सब्जियां ज्यादातर ये मतलब आकर्षित नहीं होती हैं ऑर्गेनिक जो हैं, लेकिन खाने में स्वाद होते हैं, रसीले होते हैं। ये जो सब्जियां हैं ये मुलायम होती हैं, हार्ड नहीं होती हैं। और पहचान करना हालांकि मुश्किल है, लेकिन हम इसको जब भी खरीदें, अगर ऑर्गेनिक के लिए आप ज्यादा पैसा देके खरीद रहे हैं तो आप एक विश्वास वाली जगह पे खरीदिए इसको। लोकल कोई अगर किसान है जो कि आपको मालूम है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, आप डायरेक्टली उसी से ही ये खरीदें, या ऐसे आउटलेट पे जाके आप इसे खरीदें जो ब्रांडेड हो, जिसके पास सर्टिफिकेशन हो, जो कि सर्टिफाइड हो। और किसी किसान के पास भी आप जाके खरीद रहे तो ये आप श्योर कर ले कि हाँ वो केमिकल्स फ्री वेजिटेबल्स की ग्रो करेक्टली। जो बाकी के जो आइटम्स हैं जैसे दालें हैं या ड्राई जो स्टफ है वो तो हम आउटलेट से खरीद सकते हैं, लेकिन जो भी सब्जियां हम ऑर्गेनिक खरीद रहे हैं तो उसका फायदा तभी होगा जब हम फ्रेश खाएंगे। और फ्रेश के लिए अगर हम किसी खेत को ही प्रेफर करें ज्यादा बढ़िया है, और वो हमारी विश्वास वाली जगह ही होगी क्योंकि हम वहाँ पे सब चीज देख लेंगे। तो इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं कि तो अब सर्टिफिकेशन क्या है। जब मैंने आपसे कहा कि सर्टिफाइड आप उससे ही खरीदें, तो सर्टिफाइड कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं, कुछ नियम जो हैं वो एक ले कर दिए हैं सरकार ने, जिसकी अकॉर्डिंग अगर एक किसान खेती करते हैं तो उसे वो सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। तो कुछ सर्टिफिकेशन जैसे USDA है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो आप USDA का अगर वहाँ पे लगा हुआ है तो आप मान लीजिए कि ये क्वालिटी टेस्टेड है और सर्टिफाइड है। और इंडिया से अगर हम देखें तो इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, एपीडा, ये भी आप सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। एक बेसिक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, ये भी इंडियन एजेंसी है। ये सर्टिफिकेशन लेना बहुत कंपल्सरी है अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मर अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक हेड के नीचे बेचता है। तो अब आप चाहेंगे कुछ ऑर्गेनिक ब्रांड्स को भी जानना, तो ऑर्गेनिक ब्रांड जैसे मैं कुछ आपको बता देती हूँ। एक आपने बहुत ज्यादा, मैंने कई बार दालें खरीदी हैं, डाउन टू अर्थ, ये सब सर्टिफाइड हैं। सिर्फ मैं ये ब्रांड्स बताई हूँ, ये सब सर्टिफाइड ब्रांड हैं। तो जैसे डाउन टू अर्थ है, ऑर्गेनिक गार्डन है, जस्ट ऑर्गेनिक है, फॉर्म टू किचन है, फ्लो नेचर है, ऑर्गेनिक माई ग्रीन कार्ट है, बहुत से प्राइड ऑफ काउज है। मैंने यहाँ पे आपका केवल प्लांट से आपसे रिलेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की है, लेकिन हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स भी ऑर्गेनिक होते हैं। उनको लाइफ को हम ऑर्गेनिक फूड से ही फीड करते हैं, उसको सही वातावरण में रखते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक हो सकते हैं। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, सब हम यहाँ पे टॉपिक टच नहीं कर पाएंगे, पर मुझे लगता है जितना मैंने आपका ये टच किया, आप कुछ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है।
तो अगर राजस्थान में हम देखें, क्योंकि इंडिया की या ब्रांड्स की मैंने यूएसए जो यूएसए ने आया सर्टिफिकेशन वो यूएसए का है, यूरोप का अपना सर्टिफिकेशन है। इंडियंस भी यूएसए वाले सर्टिफिकेशन के साथ काम कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो इंडियन सर्टिफिकेशन ही हो। अब ऑर्गेनिक फार्मर्स राजस्थान में भी बहुत से ऑर्गेनिक फार्मर हैं, अभी मैं नाम आपको नहीं बता सकती, लेकिन इसको बहुत है ऑर्गेनिक राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन बनी हुई है रूफा, जो कि स्टार्ट हुई थी जोधपुर में 2009 में, और इसके बहुत से मेंबर्स हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत से हमारे जयपुर में हैं और आसपास के एरिया में भी ऐसे ऑर्गेनिक फार्म्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे एक छोटा सा लेक्चर। थैंक यू बच्चों। एक बार मैं आपको कहना चाहूँगी, लास्ट में जो अपना वाइंड अप करना चाहूंगी, जैसा हो अन्न वैसा हो मन, और अगर जैविक होगा अन्न तो शुद्ध रहेगा, शुद्ध होगा मन और स्वस्थ रहेगा तन। थैंक यू। थैंक यू मैम, धन्यवाद पुष्पा अग्रवाल मैडम। तो आपने बहुत ही विस्तृत रूप में जैविक खेती के बारे में बताया, जहाँ बाकी प्रतिभागी नहीं समझ पाए होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ जो आज के समय में छोटी छोटी जोत वाले किसान, छोटे किसान हैं, उनको इस रासायनिक खेती से बहुत नुकसान होता है, उनकी उपज भी कम होती चली जाती है, उनको इस जैविक खेती से बहुत लाभ। आपकी मैं समझ पाई कि इससे किसान की जो धरती है जो बंजर होती जा रही है वो उर्वरा चली जाएगी, और वहाँ से जो उपज निकल के आएगी जिसका खाने से आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था वो भी ठीक होगा। तो और एक बहुत बड़ा है इसमें सिंचाई में गैप आ जाता है, जो अंतराल आता है तो पानी कम लगेगा, उससे जो डीजल लगता है वो बचेगा, और पानी को आने वाली बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आता है। तो हमारे कितना फायदा होगा, तो हम इससे मिट्टी उपजाऊ हो रही है, किसान है, और हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत जैविक फायदा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए मुझे लगता है बहुत जानकारियां हम सबको मिली होंगी। फिर भी बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे भी होंगे जिनके मन में कुछ सवाल उठ रहे हों, तो मैं एक बार आमंत्रित करती हूँ आपको एक खुले मन के रूप में जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपके सवाल हैं और पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। मुझे लगता है किसी के पास कोई ऐसा सवाल नहीं है, मुझे विस्तार से हर एक तरह की बात को इस तरह से समझाया है कि प्रश्न की कहीं पर गुंजाइश। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मैं इस वेबिनार के सबसे पहले हमारे प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक मंच प्रदान किया हम सब लोगों को छात्राओं से रूबरू जुड़ने का, दूसरे उनसे जुड़ने का, और इस वेबिनार के जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल हैं जिन्होंने हमें बहुमूल्य जानकारी दी, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्य, उनका भी आभार। समस्त छात्राओं और प्रतिभागियों का आभार जिन्होंने इतने मनोयोग से इस वेबिनार को सुना। हमारे साथ तकनीक का सहायक संभाल रहे हैं श्री महेश टेलर, जिनका हमें बहुत सपोर्ट रहता है और हमारे काम को आसान बनाते हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।